पापी कौन? विक्रम बेताल की कहानी। कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वे उसे अपने कंधे पर लादकर शमशान की ओर चले। रास्ते में बेताल राजा को एक नई कहानी शुरू की। बेताल बोला, एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रतापचंद्र था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वीर मुकुट था। एक दिन वीर मुकुट दीवान के बेटे के साथ खेलने के लिए जंगल गया। काफ़ी घूमने के बाद उन दोनों ने एक तालाब देखा जिसमें कमल खिले हुए थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी से मुंह धोआ और पास में ही बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर बांध दिए थे। फिर जब वो दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई हैं। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफ़ी खुश हुआ और राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक फूल का कमल निकाला, कान में लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर अपनी छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गईं। उसके जाने के बाद राजकुमार काफ़ी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे उस राजकुमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है? दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला, राजकुमार आप घबराइए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया, यानी राजकुमारी कहना कि मैं कर्नाटका से हूँ। दांत से फूल को कुतरा, मतलब उनके पिता का नाम दंतवट है। फूल को पांव से दबाते हुए का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है और वह फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि अब वह आपके हृदय में बस चुके हैं। यह सब सुनते ही राजकुमार बहुत खुश हो गया। खुश होते हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे वहां ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुँचे। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुँचे तो एक चरखा चलाती हुई बुजुर्ग महिला दिखाई दी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उनके पास जाकर कहा, माई हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान अभी तक आया नहीं है, कुछ दिनों में सारा सामान भी पहुंच जाएगा, हम दोनों बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी यह बातें सुनकर महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती हैं माई? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजर बसर करती हैं? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ पर नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी। बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने के लिए चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिया और राजकुमारी तक संदेश पहुंचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेके राजकुमारी के पास गई। इस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी को गुस्सा आ गया। उन्होंने दोनों हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पे तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताईं। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया और फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बनाते हुए कहा, राजकुमार आप चिंतित ना हो,
राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि राजकुमारी ने उंगलियों पे सफ़ेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब है अभी कुछ दिन चांदनी के हैं। उनके ख़त्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेश लेके पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियों को डुबाकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने जाकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ। इस बार दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। राजकुमार राजकुमारी से कहा कि आप उसकी तबीयत ठीक नहीं तो इसीलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंची। इस बार फिर राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुश होकर उछलने लगा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का वेश धारण किया, इत्र लगाकर और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतज़ार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। राजकुमारी के कमरे में कई महंगे चीज़ें रखी हुई थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ में ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने आया, राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगी तो राजकुमार बाहर आ गया। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसका दोस्त कहाँ होगा, कैसा होगा और क्या हाल होगा उसका। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, वह मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है और चतुर दोस्त है। उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताईं। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह आपको अपने वश में नहीं रख सकेगी। इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने को एक लड्डू लेकर सामने बैठे एक कुत्ते को दे दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे। अब मैं उस राजकुमारी के पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में लेकर घर जा सकें। आज रात
तुम वहाँ जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तो उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना, फिर उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का वेश धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो। अगर कोई पकड़े तो कहना कि मेरे गुरु के पास चले जाओ और उसे मेरे पास लेकर आना। राजकुमार वह गहने लेकर एक सुनार के पास गया जो महल के पास ही रहता था। सुनार गहनों को देखकर ही पहचान गया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से पूछा तो राजकुमार ने कहा, ये गहने मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। यह सुनते ही दीवान के बेटे को पकड़ लिया, यानी गुरु, और दरबार में ले गया। राजा ने कहा, योगी महाराज, आपको इतनी कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का भेष धारण किए उस दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में मंत्र प्राप्ति के लिए सिद्धि कर रहा था कि मेरे सामने एक डाकनी आई। मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बना दिया। यह सुनते ही राजा महल गया और उसने अपनी रानी को कहा कि राजकुमारी की बाईं जांघ देखो, कहीं उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान तो नहीं। राजा के बोलते ही रानी ने देखा तो राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ और फिर राजा योगी के पास गया और बोला, धर्मशास्त्रों से बुरी औरतों के साथ क्या सजा है? योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गुरु, औरत और पुरुष किसी से भी बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने राजकुमारी को जंगल भेज दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मौका आया उन दोनों ने पद्मावती को लेकर अपने नगर को चले आए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो बताओ राजन, इस कहानी में पापी कौन? जल्द बताओ वरना तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के बेटे ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा की बात और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे बिना समझे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम ने इतना कहते ही बेताल उड़कर वापस अपने पेड़ पे जा लटका। कहानी की सीख, हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करके ही फैसला करना चाहिए, वरना कोई भी भ्रमित करके कुछ भी करवा सकता है। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।